अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी वर्ल्ड T20 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड के दरमियान बड़ा ज़बरदस्त सा मैच हुआ। वेस्ट इंडीज़ ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 149 रन स्कोर किए 9 खिलाड़ियों के नुकसान पे। न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 136 रन स्कोर किए 9 खिलाड़ियों के नुकसान पे। उसके साथ वेस्ट इंडीज़ ये मैच हार गया। अभी तक देखने में आ रहा है कि वेस्ट इंडीज़ के चांसेस ऑलमोस्ट बहुत कम हो चुके हैं। ऑफिशियली तो नहीं हम कह सकते कि वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, लेकिन अब वो भी एक बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन में आ चुके हैं। नसीम भाई, आज के मैच को अगर हम देखते हैं तो 4 खिलाड़ी उनके बहुत जल्दी आउट हुए। 10 ओवर्स में उनके 50 रन थे और उसके बाद क्या बैटिंग की है रदरफोर्ड ने, नॉट आउट भी रहे वो। और वेस्ट इंडीज़ ने तो कहते हैं ना, वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, सभी बदल दिया उन्होंने। तो देखिए, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है और ख़ास तौर पे वर्ल्ड T20 से पहले ही उन्होंने बता दिया था, जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3-0 वाइट वॉश उन्होंने किया था और अपने की प्लेयर्स के बगैर जो IPL खेल रहे थे, तो उनके बगैर उन्होंने बहुत हद तक प्रूव कर दिया था। फिर अब उनके वो की प्लेयर्स जो टीम का हिस्सा हैं वो भी ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस अपनी कंडीशन में बहुत अच्छी जा रही है। 3 मैच खेले, 3 जीत गए और न्यूजीलैंड की टीम को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा। उनके रास्ते अब बहुत ही दुश्वार हो गए हैं। कोई आउटसाइड चांस जैसे हमारा रह गया, ऐसे ही कोई आउटसाइड चांस उनका होगा। लेकिन बड़ी बड़ी टीमों को बड़े बड़े धचके लगे। ये वर्ल्ड T20 जो है वो बड़ा ही कोई सरप्राइज एलिमेंट के साथ आया। बड़े बड़े अपसेट दे रहे हैं, बड़े बड़े अपसेट दे रहे हैं। वो अपसेट दे रहे हैं कि जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जो शायद किसी के भी जहन में नहीं थे, ऐसे भी हमने देखे। अब या तो एसोसिएट ममालिक अब इतने मजबूत हो गए, इतने ताकतवर हो गए कि वो अब चैलेंज करने को आ गए। लेकिन एसोसिएट ममालिक अगर आप देखेंगे शहरी भाई, किसी एसोसिएट ममालिक ने अब तक इंडिया को चैलेंज नहीं किया, किसी एसोसिएट ममालिक ने अब तक ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज नहीं किया। चैलेंज करने के जीत गए उनसे मैच। मैं बात ये कर रहा हूँ, ओमान ने अच्छा मैच फंसाया था उनके खिलाफ, लेकिन जीते नहीं थे। तो बड़ी छोटी टीमें अपनी जगह पर छोटी ही हैं, बड़ी टीमें अपनी जगह पर बड़ी हैं, लेकिन कुछ बड़ी टीमें हमारी जैसी छोटी टीमों से मैच करने लगी और मैच भी करने लगी। और वही बात है कि बस वो एक नाम के बड़े रह जाते हैं। वो कहते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान वाली मिसाल हो गई हम लोगों की। जी ठीक है जी, नाम है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, लेकिन वो फिर बच्चों से भी हार के आ रहे हैं। एमन क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? शुरू में तो ऐसा लग रहा था न्यूजीलैंड खा जाएगा, मतलब 50 रन बनाए उन्होंने 10 ओवर्स में, और उसके बाद फिर एकदम चेंज हुआ। क्या कहेंगे आप, और कितनी खतरनाक है इस वक्त वेस्ट इंडीज की टीम वर्ल्ड कप के टाइटल के लिए? चेंज भी बहुत हो रहे हैं मैचेस। वेस्ट इंडीज की टीम तो T20 में हमेशा डेंजरस है, क्योंकि उनका जो पावर हिटिंग है ना वो उनके खून में। तो वो थ्रू आउट वो वनडेज में भी स्ट्राइक अपने पास रखते हैं और वो उनका एक ही तरीका है खेलने का कि वो जारहाना खेल पेश करते हैं। लेकिन ओवरऑल ये मैच जो था न्यूजीलैंड के लिए इसलिए डिफरेंट था क्योंकि उनके फास्ट बॉलर्स तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके जो मिचेल सेंटनर हैं वो IPL में थ्रू आउट डगआउट में बैठे रहे और उनके पास इतना मैचेस उनको मिले नहीं। आपके पास कितना भी एक्सपीरियंस हो, लेकिन जब आप इतने बड़े इवेंट में आ रहे होते हो उस वक्त आपके पास अगर मैच प्रैक्टिस कम हो तो आपकी टीम्स इस तरह स्ट्रगल करती हैं। तो बहुत ज़बरदस्त कमबैक था रदरफोर्ड की तरफ से। यही मैं बात कर रही हूँ कि PSL में बाकी प्लेयर्स आके फ़ायदा उठा रहे हैं। रदरफोर्ड जो इस दफ़ा कोयटा ग्लेडिएटर की टीम में खेल रहे थे, नीचे से आके उन्होंने कोयटा ग्लेडिएटर्स की इनिंग को संभाला था। तो जो एक्सपीरियंस वो यहाँ से लेके गए हैं वो गेम में अप्लाई भी कर रहे हैं। और बहुत सारे मैचेस में ना उनके कोच जो नए आए थे कोयटा ग्लैडिएटर्स के, उन्होंने बाहर बिठा दिया था। मुझे याद है उनके टीम ऑनर नदीम साहब भी ये बात कह रहे थे, और मेरी कुछ दिन पहले भी बात हो रही थी, तो वो यही कह रहे थे कि रदरफोर्ड को वो कह रहे थे कि खिलाओ, आखिरी मैचेस में बाहर बिठा के रखा। रदरफोर्ड जैसा प्लेयर उन्होंने बाहर बिठाया हुआ था। तो आप ये कह रही हैं, में इतना जबरदस्त आप ये कह रही हैं कि PSL से वो बड़ा फायदा लेकर गए, तो फिर हमारे प्लेयर्स ने क्यों नहीं लिया? ये बाहर के आके लेके जा रहे हैं फायदे, हम उसी में बैठे हुए। देखें बात ये फायदे देने के लिए, हमने अपने बैटर्स को हमने थोड़ा बहुत कंपटीशन दिया, लेकिन हमारे बॉलर्स को इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं मिला। क्योंकि अगर आप लास्ट 2 PSL की बात करें तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े नाम नहीं आए। जैसे मैं टिम डेविड की बात करूं तो टिम डेविड को कोई जानता भी नहीं था। जब वो मुल्तान सुल्तान में आके खेलें तो उसके बाद उनको ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम में रखा, तो बाकी लोगों ने फ़ायदा उठाया। अनफॉर्चुनेटली कि पाकिस्तान के बॉलर्स बैटर्स उस तरह से डेवलप नहीं हो रहे जिस तरह से उनको होना चाहिए। बट ओवरऑल डेवलप हो भी रहे हो तो फिर यहाँ पर एक खास टोला है जो डेवलप होने नहीं देता। बहरहाल जी, नसीम भाई, बाबर की कप्तानी को लेकर बड़े सवाल हो रहे थे, लेकिन एक न्यूज़ चैनल के ज़रायों ने बताया कि बाबर जो है वो वर्ल्ड कप के बाद भी वाइट बॉल के कैप्टन रहेंगे। और मुझे याद है कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी में ये टीम हरगिज़ नहीं खेलेगी। तो अगर बाबर कैप्टन रहेंगे तो क्या शाहीन, नसीम ये लोग बाहर होंगे? फिर सर्जरी कैसी? हाँ, छोटी और बड़ी सर्जरी तो छोड़ें, अगर बाबर आजम को आप नहीं चेंज करते तो फिर सर्जरी कैसी? देखिए, बाबर आजम आप एज ए लीडर बहुत सारी जगहों पे प्रूफ करने में नाकाम रहे। एंड ऑफ द डे हम पाकिस्तान में तो बहुत सीधी सी बात है कि कप्तान के ऊपर डाल दी जाती है, लेकिन कप्तान के साथ वहाब रियाज बराबर के
कसूरवार हैं, बल्कि मेरे ख्याल में शायद वहाब रियाज ज़्यादा बड़े कसूरवार हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने ऑल इन ऑल उनको दे दिया था। यहाँ मैं ये जो बाबर आजम को रखने की बात करें, देखिए बाबर आजम अगर बड़े मैचेस आप उठा के देखें उनसे परफॉर्म नहीं होता। बाबर आजम अगर आप जो है आप उनको एज ए प्लेयर खेलने दो, खुदा के वास्ते अगर वो प्लेयर हैं तो उनको प्लेयर खेलने दें। मोहसिन नकवी साहब अगर जो भी आपको मशवरा दे रहा हो 10 मरतबा सोचिएगा। देखिए मोहसिन नकवी साहब की खिदमात होंगी, मैं इसमें कोई शुबा नहीं है। मोहसिन नकवी साहब के पास आज जो 3 बड़े ओहदे हैं मैंने अपनी तारीख में नहीं देखे। अगर वो सेनेट के रुकन भी हैं, वो वफाकी वज़ीर दाखिला भी हैं, और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। देखिए इससे पहले जनरल तौकीर ज़िया साहब मंगला कोर के कमांडर थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, लेकिन वो एक इदारे को रिप्रेजेंट करते थे, पाकिस्तान आर्मी को। इनके पीछे तो कोई इदारा भी नहीं है, बज़ाहिर तो कोई नहीं दिखाई देता। लोग मुख्तलिफ बातें करते होंगे लेकिन बज़ाहिर कोई चीज़ ऐसी दिखाई नहीं देती। इसका मकसद है ये इतने कॉम्पिटेंट ज़रूर हैं कि जिसकी वजह से जो भी उनको लेकर आया है वो ये समझता है कि ये डिलीवर कर सकते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब हम भी आपको बहुत कॉम्पिटेंट समझते हैं, लेकिन जब इस तरीके की खबर आती है कि बाबर आजम को आप कप्तान बरकरार रखेंगे, सबसे बड़ा ब्लंडर तो बाबर आजम को दोबारा कप्तान लगाने का था। मेरे ख्याल है इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड कर जाना चाहिए। आप कैपेबल हैं, जब भी आप यहाँ पर मौजूद हैं बिल्कुल हम इस चीज़ को मानते हैं, वरना हमने बड़े बड़े लोगों को नहीं देखा इस तरीके से कि 3 जिम्मेदारियां मिली हो। बड़े बड़े वो हैं, कैपेबल होंगे, मेहनत भी करते हैं, रात को भी पहुंचे हुए कज़ाफी से। लेकिन सर आप ये तो देखें पाकिस्तान की इज्जत बचाएं। कोई दो राय नहीं है कि आप कैपेबल हैं या नहीं है, बिल्कुल आप कैपेबल होंगे। लेकिन कभी कभी जो मुशीर होते हैं ना, जो साथ घूम रहे होते हैं, जिनको मैं मुशीर कहता हूँ, जो मशवरे दे रहे होते हैं, ज़ाहिर है आप और जगहों पर बिजी होते हैं, वो कभी इंसान को गड़वा देते हैं, आम अल्फाज में बोलते हैं फंसवा देते हैं। तो ये शायद जो आपको मशवरे दे रहे हैं, जिसमें वहाब रियाज साहब सर फहरिस्त हैं और भी नाम है, वो मशवरे गलत हैं। एमन आप क्या देखती हैं? एक तो ये तो गलती थी कि भाई शाहीन को हटा दिया तो वहाँ से ज़ाहिर एक रंजिश हो गई कि भाई एक तो बेचारे को मौका दे देते, उसको लाहौर कलंदर की कैप्टन पे देख के फाइनली ये कह दिया कि नहीं भाई तुम कैप्टन नहीं बन सकते। आप क्या समझती हैं कि बाबर को अब एज अ कैप्टन कंटिन्यू करना चाहिए या पीसीबी को करवाना चाहिए? देखिए इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज वी आर स्टिल इन द वर्ल्ड कप। ठीक है, वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद हम ये चीज़ सोच सकते हैं। अगर इस वर्ल्ड कप की मैं उनकी परफॉर्मेंस की बात करें, उनकी कैप्टनसी की बात करूँ, तो मैं समझती हूँ कि हम जो लास्ट 2 मैचेस हारे हैं उसमें उनकी कैप्टनसी का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन हमने बाबर को प्रीवियसली बहुत दफ़ा आजमा लिया है। लेकिन हम ये भी सोचें कि अगर बाबर ना हो तो कौन हो? इस वक्त पूरी प्लेइंग 11 में कोई एक भी ऐसा मेंबर नहीं है जिसको आप समझते हैं कि यार इसने हर मैच खेलना है, ये सिवाय बाबर के या शाहीन के। तो क्या हम यही करते रहेंगे कि बाबर को हटा के शाहीन को लगा दें या शाहीन को हटा के बाबर को लगा? अच्छा, बाबर, शाहीन, रिजवान, इनसे हम बड़ा परेशान है। एक और ऐसा बंदा है जो पाकिस्तान टीम से नहीं है, उसको हम डिस्कस करेंगे, और वो कैप्टन भी नहीं है अभी अपनी टीम का, लेकिन वो बंदा है और क्या कमाल बंदा है, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि एक प्लेयर का मैं जिक्र करूंगा कि जिनके पास वसाइल बहुत कम होते हैं, उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन इस वक्त अगर हम देखें T20 फॉर्मेट पे, ODI फॉर्मेट पे, तो वो बेस्ट ऑलराउंडर है और इस वक्त वो है नंबर 1 पे। वो है जी मोहम्मद नबी, अफगानिस्तान के ये प्लेयर हैं, कैप्टन भी रह चुके हैं। इस वक्त 231 पॉइंट्स लेके ये नंबर 1 रैंकिंग पे हैं ऑलराउंडर्स में T20 में, और ODI में तो ये पहले ही थे। एक बड़ा टाइटल एक ऐसी टीम के प्लेयर ने अपने नाम कराया जो कि ज़ाहिर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है फाइनेंशियली तौर पे भी, और ज़ाहिर उनके पास दूसरी चीज़ें भी नहीं है। नसीम भाई 10 साल की उम्र में नबी भाई ने क्रिकेट खेलना शुरू करी। पेशावर के अरशद खान अकेडमी में से इन्होंने अपनी क्रिकेट का आगाज़ किया। कैप्टन भी रहे टीम के, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इस वक्त ऑलराउंडर में। अगर हम ODI T20 देखें नंबर 1 पे, लेकिन इस वक्त अपनी टीम के कैप्टन नहीं है। हम ये बाबर से बाहर नहीं आ रहे, मेरे कानों में ना ये वर्ड चुभने लगा है, बाबर रिजवान, बाबर रिजवान। मतलब ठीक है आप प्लेयर हैं, ठीक है, बस ठीक है, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद नबी जैसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने कितनी स्ट्रगल करी, लेकिन फिर भी वो भी अफगानिस्तान के कैप्टन नहीं, और कैप्टनशिप पे लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं। हमारे यहाँ यही मसले नहीं आ रहे। आपने कभी पैट कमिंस की परफॉर्मेंस देखी है? वो इस वर्ल्ड T20 में कप्तान नहीं है, मिचेल मार्श को कप्तान लगा दिया। वो 101% दे रहे हैं, अगर पहले 100% देते थे कि यार अब मैं प्लेयर हूँ, मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है। अब आप देखें उनकी परफॉर्मेंस। नबी से पहले, नबी जब कप्तान थे, नबी के बाद दरमियान में 1-2 कप्तान और भी बने थे, उसके बाद अब राशिद खान कप्तान बने, नबी के दरमियान में और भी कप्तान आ गए। देखिए बात सारी ये हो रही है, जैसे आपने अभी बात की कि नबी का इनके बहुत सारे प्लेयर जो थे वो आके हमारे यहाँ पर क्रिकेट खेला करते थे। ये पेशावर में ही ग्रूम हुए हैं, उनकी सारी क्रिकेट यहाँ पर हुई है। हमने इनको बांग्लादेश को और अफगानिस्तान को मौका दिया,
कि आप आके, उस ज़माने में हमारा विल्स कप हुआ करता था, वो वहाँ पर आके पार्टिसिपेट किया करते थे। हमने इनकी क्रिकेट को बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और आज ऐसा लग रहा है मुझे कि अब हमें अपने लोगों को सिखाने के लिए शायद अफ़गानिस्तान भेजना पड़ेगा। अफ़गानिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी इम्प्रूव कर गई है अगर कंपैरेटिवली हम दिखाई दें यहाँ पर। देखिए, हमने रिसेंट पास में अफ़गानिस्तान से जो मैचेस जीते हैं उनमें कभी आसिफ अली ने 4 छक्के मार दिए, कभी नसीम शाह मार के चले गए। हमारे बैटर्स ने, हमारे बॉलर्स ने तो मैचेस जिताए नहीं है उनके खिलाफ कि कमांडिंग पोजीशन से वो वर्ल्ड कप में हमें मार के चले गए इंडिया में। वो तो सारे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी क्रिकेट आगे जा रही है, हमारी क्रिकेट पीछे आ रही है। मैं वाकई में ये बात कह रहा हूँ कि कल ऐसा ना हो कि हमें अपने स्पिनर्स को सिखाने के लिए राशिद खान के पास भेजना पड़े। क्योंकि मुझे याद है पिछले सीजन में किसी में आपने बताया था कि ये जो मोहम्मद नबी थे, राशिद खान थे, ये असगर अली शाह स्टेडियम में आके सोया करते थे, रहा करते थे। आपने कितने करीब से देखा है इन प्लेयर्स को? इनकी स्ट्रगल के हवाले से मुझे थोड़ा बताइएगा कि कितनी स्ट्रगल इन्होंने की है। देखिए, मैंने इनकी सूरत हाल ये देखी है। एक हॉस्टल है असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम का। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह मरहूम को बहुत शौक था क्रिकेट का और वो कोशिश किया करते थे कि उनके टूर्नामेंट में नई नई चीज़ें दिखाई दें और इसी वजह से वो इंटरनेशनल टीम्स को बुलाते थे। अफ़गानिस्तान की टीम जिस वक्त शायद एसोसिएट ममालिक का भी दर्जा नहीं रखती थी, उस वक्त वो आके यहाँ पर असगर अली शाह पे टूर्नामेंट खेलती थी। आप यकीन माने, मैंने इन खिलाड़ियों को इस हाल में देखा है कि हमारा जो डोमेस्टिक प्लेयर होता था ये उससे भी दोनों हाथों से मिल रहे होते थे क्योंकि इनका लेवल वो नहीं था। हमारे डोमेस्टिक प्लेयर का भी लेवल बहुत हाई था, दोनों हाथों से हाथ मिलाते थे कि यार मैं इनका इस फर्स्ट क्लास क्रिकेटर से मिल रहा हूँ। अगर हमारे किसी पुराने टेस्ट क्रिकेटर से ग्राउंड में मिल लेते थे, आप यकीन माने वो खड़े होकर तस्वीरें बनवा रहे होते थे। बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी है कि वो ये समझते थे कि क्रिकेटिंग नेशन तो ये बहुत बड़ी है और वो शायद उस ज़माने में ये एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे कि उनकी नेशन जो है वो इतनी जल्दी इतनी ऊपर आ जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि हमने उनको बनाया, हमने उनको तैयार किया और उसके बाद मैं आपको बिल्कुल ये मोहसिन नकवी साहब भी सुन रहे हैं तो सर, अगर कोई स्पिनर्स बनाने के लिए वहाँ अपने खिलाड़ियों को भेजना पड़े तो अब कोई बुराई नहीं रही है इसके अंदर। अब शायद हमें अपनी क्रिकेट सीखने के लिए दोबारा से अफगानिस्तान जाना पड़ेगा। हम इस मैच पे आ गए, आपका कसूर नहीं है, आप तो अभी आए, लेकिन अगर आप सही नहीं कर सके तो आपका सबसे बड़ा कसूर होगा। 2010 एंड 2011 में अफगानिस्तान की टीम राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी में आई हुई थी, वहाँ पे प्रैक्टिस करी थी और उस वक्त उनको कोई भी नहीं जानता था। हमारा वुमेंस का वहाँ पे कैंप लगा हुआ था। तो ये बात है 15 ईयर्स में उनकी क्रिकेट इतनी आगे चली गई कि आज वो सुपर 8 खेलेंगे और पाकिस्तान की टीम इज़ नोवेयर। पाकिस्तान की टीम इस वक्त दांव पे चल रही है और अफसोस इस बात का होता है कि देखें जी, जो टीम मेहनत करती है उसके लिए चाहे हम कुछ भी कह लें, जब आप मेहनत करते हैं तो वो कहते हैं ना, जब चांद निकलता है या सूरज चढ़ता है तो सब देखते हैं। तो ये अफगानिस्तान टीम की इस वक्त में एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट है और हम लोगों को तो ज़ाहिर शर्म आनी चाहिए। एमन निसाओ स्टेडियम जो है, सुने उसको अब तोड़ लें, उसने जो करना था कर लिया, जिस तरह उसने करना था कर लिया। अब उस पर बिल्डोजर फेर रहे हैं, सुना है मैंने, बिल्डोजर पहुंच गए वहाँ पे, खत्म करो बस स्टेडियम। उसमें जो कुछ हमने करना था वो भी कर लिया। देखिए, मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि यार 2 मंथ्स में हमारा वॉशरूम रेनोवेट होता है, तो इन्होंने 4 महीने में स्टेडियम बना लिया और वो स्टेडियम बना के उसमें उन्होंने मैचेस भी करवा लिया और जो वर्ल्ड कप का मकसद था वो पूरा हो गया कि यूएसए में हो गया। दिस विकेट वॉज द नाइटमेयर फॉर मैनी बैटर्स और सबको वो याद आएगी। तो जिनको ये सुनाई दे रहा है कि उस पर बुलडोज़र चल रहा है वो खुश होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी यूएसए में वर्ल्ड कप होना और वहाँ पे स्टेडियम बनाना और फिर इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज करना। और ये वर्ल्ड कप का रिजल्ट ऐसा था कि उसमें उनको अचीवमेंट मिली आईसीसी को, एसोसिएट टीम्स आगे चली गई और अच्छी अच्छी टीम्स इस वक्त स्ट्रगल कर रही हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैंने स्टेटमेंट देखा था, आप ज़्यादा उस पर बेहतर बताएंगी। जोश जो है वो ज़्यादा जोश में आ गए। जोश हेज़लवुड जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया कि जो अभी उनका स्कॉटलैंड से मैच है उसमें कुछ उन्होंने इस तरह की बात की जैसे वो या तो हारना खुद चाह रहे हैं या फिर वो कुछ ऐसा चाह रहे हैं कि इंग्लैंड जो है वो किसी तरह बाहर हो जाए। ये क्या बात है, ज़रा सा क्लियर कीजिएगा इसको। देखिए, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन हुआ था तो उन्होंने इस पर डिस्कस किया था कि हमारा वैसे तो इंग्लैंड से मैच हो चुका है, वो हम हार गए, लेकिन इंग्लैंड की टीम इस वक्त स्ट्रगल कर रही है। लेकिन इंग्लैंड जब भी आगे आती है टूर्नामेंट में तो वो बहुत कंपेटिटिव होती है, तो मे बी हम कुछ टैक्टिक्स यूज़ करें और हम स्लो रन रेट इस तरह से अपना मैनेज करें कि इंग्लैंड की टीम हार जाए। दो कि हम इस तरह की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कर सकते, हम आपस में भी डिस्कस करते हैं कि इंडिया कहीं यूएसए से हार ना जाए और पाकिस्तान बाहर हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा ऑफेंस है और आईसीसी की तरफ से भी इस पे ये बात आ गई है कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया तो उनके जो कैप्टन है मिचेल मार्श, उनको 2 मैचेस का बैन भी हो सकता है सुपर 8 पोजीशन में और उनको मैच फीस का फाइन भी होगा। नसीम भाई, ये जोश ज़्यादा जोश में तो नहीं आ गया कहीं? बेचारा ये बात बोल गया, अंदर रखनी थी ये बातें, कुछ होती हैं, मतलब ऐसे बोल दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये जोश भी इनका ऐसा लगा कि कोई 6-7 साल के बच्चे ही हैं। हाँ। जिसका उस बच्चे का जोश होता है ना, पत्थर भी मार दूंगा तो ये भी कर दूंगा, कुछ इस तरीके की बात। पत्थर से 4 कैरियां गिराऊंगा। इसमें उनकी सच्चाई जरूर दिखाई दी। देखिए, सच्चाई बहुत है आपकी और इंडिया की। बोलो लेकिन ऐसा भी ना बोलो आपकी। देखिए ना, मैं कह रहा हूँ बेवकूफ़ी बच्चा मैंने पहले करार दिया है कि, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि
ये लोग सच्चे हैं, जो दिल में होता है ना वो ज़ुबान पे होता है। अब हम बहुत सारी चीज़ें ज़ुबान पे लेके नहीं आते, नहीं चाहते वो इंग्लैंड आए, उनकी राइवलरी का लेवल ये है, पाकिस्तान और इंडिया का लेवल ये है। हम इंडिया ने पाकिस्तान को नहीं आने दिया था 2019 के वर्ल्ड कप में, ये तो बेन स्टोक्स ने बात कही थी कि वो तो जीतना ही नहीं चाह रहे थे, महेंद्र सिंह धोनी वो टारगेट चेस करना ही नहीं चाह रहे थे। तो हम बोलते नहीं है, उन्होंने बोल दिया, वो कल बोल देंगे मैं तो मजाक में कह रहा था ये बात, तो ये वाली बात वहीं पर ही दब जाएगी, इतनी बात नहीं होगी। लेकिन अगर मौका लगेगा ऑस्ट्रेलिया को तो इंग्लैंड को नहीं आने देगा, मौका लगेगा पाकिस्तान को तो इंडिया को नहीं आने देगा। हम अगर कोई और वजह हो तो आने दें, लेकिन अगर मौका लगेगा अंदर से जो है इंडिया को नहीं आने देंगे, इंडिया पाकिस्तान को नहीं आने देगा, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को नहीं आने देगा। ये बड़ा खतरनाक हो जाता है कि भाई अब जैसे कल का मैच है, कल का मैच हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जबकि उस मैच से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, आयरलैंड और यूएसए का। ये मैंने खुशी की खबर है कि फ्लोरिडा में जहां अभी काफ़ी दिनों से बारिशें हो रही थी और सुनने में आ रहा है गाड़ियाँ डूब गई थी, वहाँ पर अब सूरज निकल आया है। ये हमारे लिए कितनी खुशी की खबर है, और ये हमारा लेवल देखें कि हम इस पे आ गए कि आयरलैंड और यूएसए के मैच पे हम दुआएं कर रहे हैं अल्लाह करे यूएसए हार जाए। देखिए हम ऊपर से तो बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान डिजर्व ही नहीं करता आगे जाना, विच इज़ वेरी ऑनेस्ट स्टेटमेंट, लेकिन दिल से हम चाह रहे हैं कि अल्लाह करे बारिश ना हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम किसी तरह आगे चली जाए, बारिश ना हो और आयरलैंड भी हरा दे। बिल्कुल, ये तो कोई सोच ही नहीं रहा, क्योंकि यूएसए इस वक्त इतना ज़बरदस्त जा रहा है, वी नेवर नो कि क्या पता यूएसए 2 पॉइंट्स लेके आगे चला जाए। तो हम दुआ तो यही करेंगे कि बारिश ना हो, क्योंकि वी वांट टू सी पाकिस्तान इन द सुपर 8, और ये बात सोची भी नहीं जा रही कि पाकिस्तान सुपर 8 से पहले बाहर हो जाए। बस यही दुआएं जी कि अल्लाह मियाँ कल बारिश ना हो और कल यूएसए जो है वो आयरलैंड से हार जाए, फिर हम आयरलैंड को हरा जाए। कुल्लुन पाकिस्तानियुन दुआउन वक्तुन शुरुन। हाँ, शुरुन करते हैं जी, या वक्त भी हो गया एक ब्रेक का, हम भी ब्रेक में दुआ करते हैं, आप भी करें। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी वर्ल्ड T20 कुछ क्रिकेट हो जाए। और जहाँ क्रिकेट की बात आती है, वर्ल्ड कप ज़ाहिर चल रहे हैं तो तमाम लोग ही वर्ल्ड कप फ्री में दिखा रहे हैं, लेकिन माइको एक नया और यूनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप मैचेस देखने के साथ साथ पैसे भी कमा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे जी कैसे पैसे कमाएं, इसका तरीक़ेकार ये है कि माइको की ऐप को डाउनलोड करें, जितना आपका वॉच टाइम होगा उतने ही आपके पैसे कमाने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होंगे। पैसे निकलवाने का तरीका भी आपको बता दूँगी, अगर आपने पैसे निकलवाने, जितने पैसे आप कमा लेंगे तो वो आप सिम पैसा के थ्रू निकाल सकते हैं, जैस कैश अकाउंट के थ्रू निकाल सकते हैं, इजी पैसा के थ्रू निकाल सकते हैं, या फिर अपने किसी भी बैंक अकाउंट से पैसे जो है वो आप निकलवा सकते हैं। माइको को वर्ल्ड कप दिखाने के अलावा जो है आपको मूवीज़, डॉक्यूमेंट्री, इन्फ्लुएंसर्स के जो कंटेंट्स हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो देखते जाएं और कमाते जाएं। डाउन द माइको ऐप नाउ, देखते जाओ, कमाते जाओ और माइको लगाओ। माइको लगाने के साथ साथ नसीम भाई, अभी पहले एजाज अहमद साहब एक खूबसूरत सा जुमला बोल गए थे, बाद में माफ़ी तो उन्होंने शायद मांग ली। सलीम मलिक साहब जिन पर बैन भी लगा था, करप्शन के केसेस भी उन पे थे और ये बात प्रूव भी हुई थी, उन्होंने इमाद वसीम के बारे में एक स्टेटमेंट दिया कि जी इमाद वसीम जो है वो जिस तरह खेल रहे थे वो लग रहा था कि अपना रन रेट सही कर रहे हैं, और ढकी छुपी बातों में उन्होंने थोड़ा सा फिक्सिंग का भी एक तरीके से इल्ज़ाम लगाया इमाद वसीम पे, गो के खुल के नहीं कहा। और उनका ये भी कहना था कि जी अगर मुझसे मैं होता ग्राउंड में, मुझसे शॉट नहीं लग रहे होते इस तरह के, तो मैं टेढ़े मेढ़े ही शॉट मार लेता, आउट हो जाता, लेकिन चांस लेता। अच्छा जी, इमाद वसीम ने इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर हैं एडम गिलक्रिस्ट, उन्होंने बड़े मज़े की बात की। उन्होंने बोला सलीम मलिक को, सलीम मलिक आप भी, यानी कि आप भी ये मशवरे देंगे, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि इन्होंने जब ये काम कर रहे थे सलीम मलिक साहब, तो इन्होंने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स से तो डायरेक्ट राब्ते करना शुरू कर दिए थे भाई, इतना ये आगे निकल गए थे। तो नसीम भाई आप इस पर क्या कहेंगे जो ये सलीम मलिक साहब ने कहा है, जिसमें एडम गिलक्रिस्ट बोल पड़े कि आप भी बोलेंगे अब? ब्रूटस यू टू, वो जो एक बड़ी मशहूर कहावत है, ब्रूटस यू टू वो जो कहला थे। लेकिन कहने का मकसद ये कि देखिए वो जो मैंने भी वो सीरीज़ कवर की थी 94 में, कि जिस वक्त शेन वॉन को, टिम मे को उन्होंने ऑफ़र की थी, मार्कोआ को ऑफ़र की थी, जो हमने सुना था। उसके बाद इसकी तहकीकात कराई गई थी और ये ऑफ़र की गई थी कि आप आएँ और हमारे यहाँ पर जो तहकीकात हो रही है उसके अंदर अपेयर हो, लेकिन तीनों ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर यहाँ नहीं आए थे। जिसके बाद जस्टिस एजाज़ यूसुफ थे जो उस वक्त PCB गवर्निंग काउंसिल के रुकन थे, और उन्होंने क्लीन चिट दे दी थी सलीम मलिक को कि जब वो प्लेयर ही नहीं आ रहे तो फिर ये क्लियर है। लेकिन उसके बाद जस्टिस कयूम की इंक्वायरी कमीशन ने उन्हें लाइव बैन लगाया था। लाइव बैन 2 प्लेयर को लगा था। मैं आपको एक और मज़ेदार चीज़ बताऊँ, अभी मंसूर अली खान मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे आजकल बड़े ज़बरदस्त होस्ट हैं, एंकर हैं, उन्होंने बात की थी 3 प्लेयर्स के हवाले से जिन पे मैच फिक्सिंग का, तो उनमें से एक प्लेयर ने उन्हें कॉल की
और कॉल करके जो है ना वो कहा कि आपने मेरा नाम लिया, आपने मेरा नाम क्यों लिया? कह रहे भाई वो तो रिपोर्ट के अंदर है जो मैंने नाम लिया। तो उन्होंने तड़ी भी लगाई कि मैं इसका जवाब दूंगा। कह रहे अब मैं जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ कि अब आप क्या जवाब देते हैं, ज़रा मुझे बताइएगा। देखिए लोग बात यही करते हैं। अब सलीम मलिक अभी वेटरन्स का टूर्नामेंट भी खेलने के लिए इंग्लैंड जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। सलीम मलिक को हमारी अदालत ने क्लियर कर दिया है कि वो अब इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं। अजहरुद्दीन को भी क्लियर कर दिया था इंडिया में, इनको भी क्लियर कर दिया क्योंकि लेकिन आज तक सलीम मलिक को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी है। वसीम अकरम को भी आज तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी है। मकसद कहने का मकसद है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इन्वॉल्व है, भाई जाहिर सी बात है अगर जज कह के जा रहा है कहीं ना कहीं कोई बात कह रहा है तो बात तो दिखाई देती है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ, एजाज बात कर रहे थे या मैं एक हमारे दोस्त हैं और साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कप्तान रहे, शुएब हबीब साहब, वो मुझे कह रहे थे कि नसीम ये जो वहाब रियाज और बाबर आजम को लाया गया ये KPK की क्रिकेट को कमज़ोर करने के लिए लाया गया। मुझे बार बार वो अल्फाज उनका जो है वो दिमाग में आ रहा है। देखिए KPK की क्रिकेट हो, सिंध की क्रिकेट हो, हम तो बोलो बात करते हैं कराची के क्रिकेटर, कराची की क्रिकेट, भाई कराची के क्रिकेटर दोनों को चांस मिला था, आपके सईम अयूब को, आजम खान को, दोनों ने परफॉर्म नहीं किया। फिर कराची के क्रिकेटर्स की हम क्या बात करें, दोनों ने परफॉर्म करके नहीं दिया। लेकिन अगर इन दोनों ने कराची के परफॉर्म नहीं किया तो ना पंजाब के प्लेयर ने परफॉर्म किया, ना KPK के प्लेयर ने परफॉर्म किया। और ये पूरी एक कंबाइंड टीम है, ये पाकिस्तान, कराची भी एक ही है, बलूचिस्तान भी एक ही है। लेकिन कुछ ऐसे लग रहा है मुझे कि जो आपने अभी एक चैनल ने भी खबर चलाई कि बाबर आजम बरकरार रहेंगे। बाबर आजम अगर बरकरार रहते हैं तो बाबर आजम ने फिर यही रोना पीटना किया होगा कि ये मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहे, ये मेरे साथ ही नहीं चल रहे। तो भाई आपकी मैनेजमेंट में मोहसिन नकवी साहब बाबर आजम को दोबारा कप्तान लगाया क्यों था? मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, जब उन 3 खिलाड़ियों के इख्तिलाफात थे, आपके पास चौथा ऑप्शन उस वक्त अमाद की सूरत में मौजूद था। वो चीज़ भी हमने डिस्कस की। लेकिन ये ज़ाहिर अभी एजाज अहमद और सलीम मलिक की जो बात हो रही थी कि पहले वो बात करते हैं फिर हमजुल बात करते हैं, क्या इनका एक बात करना बनता है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ अब एक ट्रेंड बन गया है कि जितने भी हमारे प्लेयर्स फिक्सिंग के केस में पकड़े गए, चाहे वो सलमान बट हो, चाहे वो आसिफ हो, इन पे फिक्सिंग के इल्ज़ाम जो है वो साबित हुए थे, ये बैठ के अब चैनल पे तनकीद करते दिखाई देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो क्या अपनी हरकतें देखनी चाहिए? क्या इनका बनता है अब तनकीद करना? भाई तुम तो ये कारनामा करके बैठे हो, अब तुम टीम से बाहर होगा, तुम कहते हो मैं तो बैठ के तनकीद करूंगा। ये ट्रेंड चल पड़ा है। देखिए सलीम मलिक काफ़ी अरसे के बाद टेलीविज़न पे आए। सलीम मलिक तो बिल्कुल दरमियान से क्रिकेट से गायब हो गए थे। सलीम मलिक साहब के साहबजादे अली अच्छे प्लेयर थे। उस वक्त जब हम एक प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे थे कलंदर्स का, तो उसमें वो आके पार्टिसिपेट करते थे। वहाँ सलीम भाई से मेरी बातचीत भी होती थी। वो बिल्कुल पीछे चले गए थे, सामने आते ही नहीं थे मलिक साहब। लेकिन फिर मलिक साहब आहिस्ता आहिस्ता स्क्रीन पे आना शुरू हुए जब उन्हें कोर्ट ने क्लियर कर दिया। देखिए हमारे यहाँ पर क्या होता है, एक बदनसीबी है, एक बदकिस्मती है। एक अदालत कहती है कि ये मुजरिम है, दूसरी अदालत क्लियर कर देती है। भाई ये भी तो आप अगर कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे आज की तारीख तक, हमें तो किसी एक खिलाड़ी को आप ये नहीं कह सकते कि इस खिलाड़ी जिन पे था वो क्लियर हो गए, जो 3 फंसे थे उनको भी किसी ICC के एंटी करप्शन यूनिट ने या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट ने नहीं पकड़ा था। उनको पकड़ा था तो स्कॉटलैंड यार्ड ने पकड़ा था। ICC का तो एंटी करप्शन यूनिट भी सफ़ेद हाथी है, जिसको कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती है। वो आज तक तो कुछ भी नहीं कर सका, ना PCB का एंटी करप्शन यूनिट कुछ कर सका है कि उन्होंने कर लिया हो कि भाई देखें हम ये निकाल के लेकर आ गए, इसने ये किया था, ये गलती की थी। उमर अकमल का भी जो वाक़या हुआ था उसकी तो तस्वीर सामने आ गई थी उस शख्स के साथ जिसकी वजह से। लेकिन सच्चाई ये है कि आपका जो एंटी करप्शन यूनिट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बनाया हुआ है, ये बहुत ही, देखिए स्कॉटलैंड यार्ड के सरबराह थे जिस दिन आमिर, आसिफ और इनको सज़ा हुई थी दोहा में, मैं उस कमरे में मौजूद था जहाँ हेनरी ब्लोफील्ड ने इनको सज़ा दी थी। उस कमरे में पाकिस्तान का वाहिद जर्नलिस्ट था जो मैं उस वक्त वहाँ पे मौजूद था। मैंने उस वक्त बात की थी स्कॉटलैंड यार्ड के सरबराह से, टॉनी कुछ ऐसे ही नाम था उनका। तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा आपने आज तक सिंगल हैंडेडली कोई एक केस नहीं पकड़ा है, कोई एक केस आप मुझे बता दें, ये भी स्कॉटलैंड यार्ड ने पकड़ा है। तो उनका जवाब पता ही क्या था? उन्होंने कहा देखें हम बहुत सारी चीज़ों में बेबस हैं। नंबर 1, स्कॉटलैंड यार्ड को अगर किसी का टेलीफोन रिकॉर्ड करना है या पाकिस्तान की FIA ने रिकॉर्ड करना है तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है क्योंकि वो उनको इजाज़त मिल जाती है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का एंटी करप्शन यूनिट हो या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एंटी करप्शन यूनिट हो, ये अगर चाहेंगे कि हम कॉल हमने रिकॉर्ड करनी है, हमारे खिलाड़ी किससे क्या बात कर रहे हैं,
इनको ये एक्सेस नहीं मिलेगा। इनको एक्सेस के लिए रब्ता करना पड़ेगा, इंग्लैंड को रब्ता करना पड़ेगा स्कॉटलैंड यार्ड से, और पाकिस्तान को यहाँ की एजेंसी से रब्ता करना पड़ेगा, उसके बाद ही हो सकता ये है। प्रोसीजर होता है जी, और बात वही होती है कि ये एक बड़ी हमारे यहाँ ट्रेंड चल पड़ा है कि बस जो फिक्सिंग के केसेस में गया है या जिस पे भी जो है इल्ज़ाम लगे हैं उसके बाद वो बैठ के यही बातें करते दिखाई देते हैं। तकरीबन टाइम कम है, लेकिन ये एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद हफीज़ ने कहा है कि आज़म खान को कुछ भी कहना बेकार है और वो इंटरनेशनल क्रिकेट को सीरियस नहीं लेते। उन्होंने बताया कि जब मैं डायरेक्टर क्रिकेट था तो 2 किलोमीटर जो और प्लेयर्स थे वो 10 मिनट में जो है तय कर लेते थे, लेकिन आज़म खान उस वक्त भी 20 से 25 मिनट लेते थे। उन्होंने कहा मोटा या पतला होना मेरा वो नहीं है, मैं कहता हूँ कि ज़ाहिर जिस चीज़ पे आपने, जिन असूलों पे आपने उतरना है टैलेंट के साथ, वो फिटनेस बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने कहा हमने डाइट प्लान भी दिया लेकिन ये सीरियस नहीं लेते। देखिए वही बात है जो हमने लास्ट टाइम की थी कि जब तक आज़म खान खुद सीरियस नहीं होंगे तब तक उनको कोई भी सीरियस नहीं कर सकता। अगर मैं आज़म खान के ट्रेनर की बात करूं तो शेजर मोहम्मद के साथ वो ट्रेनिंग करते हैं और बहुत सारे क्रिकेटर्स उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं और वो फिट हैं। तो आज़म खान खुद उस तरह का इंटरेस्ट नहीं लेते कि उनके साथ काम किया जाए। और उनकी लाइफ में सबसे बड़ी मोटिवेशन जो थी उनके फादर थे, जो इतने ज़बरदस्त क्रिकेट थे, फिटेस्ट थे। अगर आप उनको फॉलो नहीं कर सकते तो फिर इट मीन्स कि आप सीरियस नहीं ले रहे। तो ये एक ड्रॉबैक है आज़म खान के लिए। लकी थे कि वो इस हद तक आगे आए। जब टीम में आ गए थे उसके बाद उनको काम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं किया और उनकी फिटनेस पहले से भी हमें ख़राब तर नज़र आई। और ये इतना क्रिटिसाइज भी हो होते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें वो काफ़ी यूएसए की वीडियोस में नजर आए, यूएसए से आने वाली वीडियोस में नजर आए कि वो कहीं स्टॉल पे खड़े होकर बर्गर खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। देखिए यहाँ पे खाने पीने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है आप एक इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपकी फिटनेस उस लिहाज से होनी चाहिए। खुद ये कह देना कि मैं फिट हूँ ये बनता नहीं है। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया है। कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है जी, सब दुआ कीजिएगा जो आयरलैंड है वो यूएसए को हरा दे और उसके बाद हम आयरलैंड को हरा दें। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।